नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे, जहां हम जानेंगे सोशलिज्म के जन्म और उसकी प्रभावशाली उपलब्धियों के बारे में। सोशलिज्म यूरोप में कैसे फैला, किन मुद्दों ने इसे उत्पन्न किया और कैसे यह लोगों के बीच में परिवर्तन लाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम रशियन रेवोल्यूशन के महत्वपूर्ण क्षणों को देखेंगे, जिसने दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय खोल दिया। तो बैठिए मजबूती से, क्योंकि हम इस रोमांच से भरी यात्रा में साथ चलेंगे और जानेंगे कैसे इन घटनाओं ने इतिहास के पन्नों को पलट दिया। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट लेते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जो कि हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या था। तो ध्यान देंगे अपने टॉपिक पे। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हमारा चैप्टर 2 है, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। क्या कहता है समझते हैं। देखिए, एक बात हम जानेंगे इसके बारे में कि जो रेवोल्यूशन था, ये कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन पर निर्धारित था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों ने सीखा कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जा सकता है, अपने जितने भी अधिकार है उसको कैसे लिया जा सकता है। इसको लेकर के जो यूरोप के लोग थे, वो जाने कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, फ्रेंच के लोग कैसे क्या कर रहे थे। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है किससे? तो द एज ऑफ सोशल चेंजेस। सोसाइटी में कैसे चेंजेस आया, धीरे धीरे चेंजेस आते चला गया। तो देखिए कैसे समझते हैं इस बारे में। पहला पॉइंट बच्चों बोलता है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। कहता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप के लिए एक रास्ता खोल दिया। रास्ता खोलने का मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में ये बातों को रख दिया कि हम भी रेवोल्यूशन करके अपने मांगों को रख करके अपने अधिकार के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, अपने अधिकार को हम ले सकते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या करता है कि सोसाइटी के लिए एक रास्ता क्रिएट करना शुरू कर देता है। नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। देखिए बच्चों, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि चेंजेस आए। क्या आए? चेंजेस आए। कुछ चाहेंगे कि समय लगे लेकिन धीरे धीरे चेंजेस हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पुरानी प्रथाओं पर चलते आते हैं, पुरानी चीजों को लेकर के चलते हैं। वो चाहते हैं कि बदलाव सोसाइटी में कुछ हो ही ना। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? यूरोप के लोगों के साथ यही प्रश्न था कि जो चीजें चलती आ रही है, क्या उसे बदला जा सकता है? अगर बदला जा सकता है तो कैसे? उनके पास ये प्रश्न था। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें लिबरल्स के बारे में, रेडिकल्स के बारे में और कंजर्वेटिव्स के बारे में। जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि लिबरल्स जो थे वो क्या चाहते थे, रेडिकल्स कौन थे, क्या चाहते थे, और बेसिकली कंजर्वेटिव्स कौन थे और वो क्या चाहते थे। तो इन सारे तथ्यों को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने चैप्टर में देखते चलेंगे। आगे बोला कि चेंज वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। बदलाव समय के साथ हर एक सोसाइटी में जरूरत होती है। हर एक सोसाइटी चाहती है कि समय के साथ हमारे रहन सहन में, खान पान में, पहनावा में, हमारे अधिकारों को लेकर के चीजों में बदलाव होते रहे। बट विश फॉर ग्रेजुअल शिफ्ट, शिफ्ट हो मतलब अब ऐसा नहीं कि आज हम चाहें और आज ही हम शिफ्ट कर गए किसी चीज में। अगर हम भी चाहे कि अपने आप में बदलाव आए तो इट विल टेक सम टाइम।
not currently. We can shift from one personality to another. It will take some time. ये समय लेगा. तो लोगों को था यूरोप के कि हमको चेंजेस चाहिए, हमारे सोसाइटी में बदलाव चाहिए, बट विश फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट, पर धीरे धीरे चाहिए, अब अचानक नहीं होना चाहिए. फिर बोलता है बच्चों कि वन ग्रुप बिलीव्ड दैट अ रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी वाज नेसेसरी. कुछ ऐसे ग्रुप थे जो चाहते थे कि सोसाइटी में रेडिकल चेंजेस हो. रेडिकल चेंजेस का मतलब होता है कि हम दूसरे भी कम्युनिटी के लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने सोसाइटी में एंटर करा रहे हैं. तो कुछ ग्रुप बिलीव करते थे कि रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग हो सोसाइटी में. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा. आगे बोलता है कि रसिया सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू सेव सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी में बच्चों जो सोशलिज्म था वो रसिया के लिए एक पावरफुल आइडिया बन करके निकला. बोला कि कैसे सोशलिज्म जो चीज है, सोशलिज्म हम लोग पढ़े हैं, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनलिज्म. ठीक है, तो कहने का मतलब कि सोशलिज्म जो था वो रसिया के लिए एक हथियार बन के आया, पावरफुल आइडिया बन के आया, पावरफुल आइडिया देना शुरू कर दिया 20वीं शताब्दी में. किस बारे में? कि कैसे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में बदलाव कैसे ला सकते हैं. तो इन सारी बातों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका एक ही तर्क निकलता है कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता तो इतना आगे लोग बढ़ते ही नहीं. यूरोप में लोग डेमोक्रेटिक नहीं चाहते, रसिया में रेवोल्यूशन नहीं चलता. वर्ल्ड वार वन अगर देखा जाए तो उसमें जो भागीदारियां हुई वो नहीं होती. तो उसके बाद वर्ल्ड वार वन के बाद हिटलर का जन्म नहीं होता. जन्म का मतलब पैदा नहीं होना, डिक्टेटरशिप के आगे बढ़ना. तो ये सारी चीजें नहीं होती. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या करता है, चीजों के लिए रास्ता खोल देता है, ओपन अप द पॉसिबिलिटी. लिखा है ना, देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ चेंज. वो एक चेंज की तरफ बढ़ने के लिए आपको सुझाव देता है. दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए, जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे पॉइंट्स में, जैसे राजा राम मोहन राय हुए, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिग्निफिकेंस से चीजों को सीखा कि कैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपने अधिकारों को लेने का जरिया सीख सकते हैं. तो कहने का मतलब कि रसिया के लिए सोशलिज्म जो था एक पावरफुल आइडिया बनकर के आता है 20वीं शताब्दी में. आगे बोला कि इन यूरोप एंड एशिया न्यू आइडिया अबाउट इंडिविजुअल राइट हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस. कहता है बच्चों कि यूरोप ले ले, एशिया ले ले, एशियन कंट्रीज को ले ले, यहां पर अब इंडिविजुअल राइट के बारे में चर्चा होने लगा कि कैसे हर एक लोगों को इंडिविजुअली अधिकार मिल सकता है. एंड हु कंट्रोल सोशल पावर, सोशल पावर को कौन कंट्रोल करेगा. ये दोनों बातों को लेकर के अब लोगों के बीच में आइडियाज उत्पन्न होना या आइडियाज क्रिएट होना शुरू हो गया. बात समझ में आया. आगे बोलता है कि इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजिया डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. भारत में भी अब चर्चाएं होने लगी. किसकी? फ्रेंच रेवोल्यूशन की. इसकी चर्चा होने लगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की होने लगी. वहां से लोगों के लिए आइडियाज आने लगे कि कैसे हम इंडिविजुअल राइट्स के बारे में जान सकते हैं, कैसे हमको इंडिविजुअल राइट्स मिल सकता है. जैसे आपने वुमेन कंडीशन पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, औरतों का कंडीशन कैसे बदल सकता है. जैसे पहले औरतों का क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में औरतों का कंडीशन क्या था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, वो अपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं ओपन कर सकती थी, क्लब को नहीं ओपन कर सकती थी, बहुत सारी चीजें थी. एजुकेशन उनके पास नहीं था. या फिर हम देखते हैं तो जो नोबिलिटी होती थी, जो नोबिलिटी की बेटी होती थी, या फिर क्लर्जी की बेटी जो होती थी, उनको कन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता था. और जैसे ही वो इस स्कूल से निकलती थी, उनसे बिना पूछे, बिना किसी तर्क के उनका शादी भी कर दिया जाता था.
तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने जाना औरतों के बारे में, व्हाट द थिंग्स हैपेंड विद वुमेन्स। तो यहाँ पर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर के भारत में चर्चाएं होने लगी। राजा राम मोहन रॉय और डेरोजिया भी इस पर डिस्कस करने लगे सिग्निफिकेंस को लेकर के। एंड मेनी अदर डिबेटेड द आइडिया ऑफ द पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। और बहुत सारे लोग जो थे वो यूरोप में जो रिवॉल्यूशन चला उसके बारे में भी क्या करने लगे, डिबेट करने लगे, बातें होने लगी। तो ये जो था ये धीरे धीरे क्या होने लगा, सोसाइटी में चेंजेस होने लगा। ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अब लोगों का जो झुकाव होने लगा, रुझान होने लगा, वो ये होने लगा कि नहीं भैया, अब हमको भी क्या चाहिए, चेंजेस चाहिए। अब हमको भी इंडिविजुअल राइट चाहिए। अब औरतों को अच्छी शिक्षा चाहिए, औरतों को जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, औरतों को अच्छा ट्रेनिंग मिलना चाहिए। किस बेसिस पे ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। औरतों को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, औरतों के पसंद से विवाह होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए रास्ता किसने खोला, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने खोला। तो ये आप बात को याद रखिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक रास्ता क्रिएट कर दिया हर एक देश के लिए, हर एक कॉन्टिनेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करेंगे तीन लोगों के बारे में, तीन ग्रुप्स के बारे में, दैट इज द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं लिबरल्स से। ये कौन थे, कहता है कि वन ऑफ द ग्रुप दैट लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वाज द लिबरल्स। लिबरल्स वो लोग थे जो क्या चाहते थे, सोसाइटी में कंप्लीट चेंजेस चाहते थे। क्या चाहते थे, सोसाइटी में कंप्लीट चेंजेस चाहते थे, वो लिबरल्स थे। याद रहेगा, लिबरल्स वांटेड अ नेशन दैट टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल्स जो चाहते थे क्या, कि हम टॉलरेट करेंगे सारे रिलीजन को, सारे धर्म को, हमारे देश में स्वागत है हर एक रिलीजन का। ठीक है, तो दो बातें यहां से समझ में आई। लिबरल्स कौन थे, तो लिबरल्स वो थे जो पूरी फुल चेंजेस चाह रहे थे सोसाइटी में। दूसरा बात, जो लिबरल्स थे वो क्या चाह रहे थे, कि हमारे देश में वेलकम है हर एक रिलीजन का। क्या है, हर एक रिलीजन का। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। जो वहां के राजा हुआ करते थे, उनके पास जो पावर हुआ करता था, अनकंट्रोल्ड पावर, मतलब बिना किसी से पूछे, बिना किसी से राय लिए क्या कर देना, किसी चीज को लागू कर देना, टैक्स बढ़ा देना, किसी भी प्रकार की चीजों को रख देना, उसको ये लोग क्या करते थे, अपोज करने का काम करते थे। यहां तक समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट बोलता है बच्चों कि दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो लोगों का राइट था, जो अधिकार था, जो सरकारें नहीं दे रही थी, जो इंडिविजुअल राइट था, जो सरकारों के द्वारा नहीं दी जा रही थी, उसको भी सेफ गार्ड करने का काम किसका था, या फिर ये काम करने का जिम्मा किसने उठाया, तो लिबरल्स ने उठाया। यहां तक समझ में आया। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव elected parliamentary government subject to law interpreted by a well-trained judiciary that was independent of ruler and officials। तो कहे हम, तो ये तीन चीज के बारे में मांग रखे, एक लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, समझिएगा, और तीसरा जुडिशियरी, तीसरा जुडिशियरी। तो इनका क्या नाम था कि भैया अब रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारे देश में। क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब लेजिस्लेचर होना चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, जो क्या करे, लॉ को, कानून बनाने का काम करे, और सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशियरी। जुडिशियरी भी होना चाहिए कि अगर कहीं कानून को तोड़ा जा रहा है, या किसी को सजा मिलने में देरी हो रही है, किसी को न्याय मिलने में देरी हो रही है, तो जुडिशियरी से क्या हो, मिल सके। तो तीन चीजों के बारे में इन्होंने बोला
कि पहला कि हमको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, दूसरा इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट चाहिए, और तीसरा हमको जुडिशियरी चाहिए। तो ये तीन बातों को इन्होंने क्या किया, जिक्र किया। तीन मांग थे किसके, लिबरल्स के। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन लिबरल्स जो थे डेमोक्रेट्स नहीं थे। ये दिमाग में एकदम मत रखिएगा कि वो डेमोक्रेटिक के बारे में देख रहे थे, वो रिप्रेजेंटेटिव चाह रहे थे, वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाह रहे थे, जुडिशियरी चाह रहे थे, इसका मतलब वो डेमोक्रेट्स थे, ऐसा नहीं है। लिबरल्स डेमोक्रेट्स के अंडर में नहीं आते थे। They did not believe in the universal adult franchise, which is the right of every citizen to vote. अभी हम आपको बोले, अगर हम पीछे थोड़ा जाएं तो पीछे स्लाइड में देखें क्या लिखा, नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब कि हम चेंजेस तो चाहते थे, लेकिन कंप्लीट चेंजेस नहीं चाहते थे। लिबरल्स लेजिस्लेचर चाहते थे, एग्जीक्यूटिव चाहते थे, जुडिशियरी चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं चाहते थे। वो कतई ये चीज नहीं चाहते थे कि हर एक सिटीजन्स को राइट टू वोट का अधिकार मिले, ये चीज वो नहीं चाहते थे। दे फेल्ड मैन ऑफ प्रॉपर्टी mainly should have the vote। कहता है कि जिस मेल के पास प्रॉपर्टी है, किसके पास है, जिस मेल के पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को सिर्फ वोट देने का अधिकार होगा। मतलब दे विल बिकम द एक्टिव सिटीजन rather than the person who did not have the property, they become the what, passive citizen। So two things you have to learn, what, कि liberals did not believe in the universal adult franchise। Secondly, the person who have the property, not person, the male who have the property, they have right to vote, they are known as active citizen। The male who did not have the property, they did not have the right to vote, they are under the passive citizen। Understood? Third one, fourth one is women also did not have right to vote। औरतों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। तो लिबरल्स भी जो थे वो कुछ चेंजेस चाहते थे, लेकिन कुछ चेंजेस नहीं चाहते थे। तो यू कैन नॉट से that liberals need all complete changes, the liberals want all complete changes, we cannot say। just think कि what they want, what they not। तो do's and don't, do's में क्या हो जाएगा कि changes in society पहला, दूसरा they want to tolerate all religion, second, तीसरा uncontrolled power of dynastic ruler, और चौथा वो चाहते थे कि हर एक इंडिविजुअल का राइट जो है उसको सेफगार्ड किया जाए, एक्सेप्ट राइट टू वोट, एक्सेप्ट राइट टू वोट। और पांचवा जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये तीन चीज चाहते थे। तो ये 5 पॉइंट जो थे वो चाहते थे, और आगे का जो 4 पॉइंट हम बताएं वो नहीं चाहते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों रेडिकल्स। अगला अगर हम बात करते हैं तो रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे। क्या रेडिकल्स है? रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन व्हिच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। बहुत अच्छा बात है। अपने देश में भी अगर हम देखें तो नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा क्या मिल जाए, वोट मिल जाए, वो क्या बनता है, सरकार। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रेडिकल्स वांटेड अ नेशन व्हिच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। मतलब कि कंट्री में जिसका मेजॉरिटी ज्यादा होगा वो उसका सरकार बनेगा। सिंपल सिंपल बात समझे? तो सिंपल सिंपल बच्चों बात में यही है कि जिसका मेजॉरिटी ज्यादा उसकी सरकार, जिसका मेजॉरिटी ज्यादा उसकी सरकार। रेडिकल्स क्या चाहते थे? दूसरा, they oppose the privileges of great land owner and wealthy factory owners।
जो प्रिविलेजेस, जो सुख सुविधा वहां के लैंड ओनर्स को मिलता था, वहां के लैंड ओनर्स को मिलता था, वहां के वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को मिलता था, उसको अपोज करने का काम करते थे। बात समझ में आया? तीसरा, they were not against the existence of private property but disliked the concentration of property in the hand of few. इनको कोई फर्क नहीं था कि आपके पास किसका प्राइवेट प्रॉपर्टी कितना है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं था, अगेंस्ट में नहीं थे, लेकिन इनका कहना था कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है बहुत अच्छा बात है, लेकिन कुछ लोगों के ही हाथ में क्यों है? दिस इज द पॉइंट। तो ये रेडिकल्स नहीं चाहते थे। तो रेडिकल्स तीन चीजों के बारे में बात किया। रेडिकल्स का कहना था कि मेरी सरकार वही हो बनेगी जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी पॉपुलेशन में। दूसरा, जो प्रिविलेजेस लैंड ओनर्स को दिए जाते हैं, जो प्रिविलेजेस वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को दिए जाते हैं, वो नहीं देने चाहिए। और तीसरा, नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस में नहीं ये थे अगेंस्ट में, लेकिन इनका कहना था कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में ही सीमित क्यों हो, सबको क्यों ना बांट दिया जाए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया कि रेडिकल्स क्या चाहते। आगे बढ़े, आगे बच्चों अगर बढ़ते हैं तो देखिए अगला है कंजर्वेटिव। क्या है? कंजर्वेटिव। सिंपल सिंपल सुने समझे तो कंजर्वेटिव वो लोग थे जो किसी भी प्रकार के चेंजेस को नहीं चाहते थे। नॉट अ सिंगल चेंजेस इन द सोसाइटी, दे आर द कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव हम लोग बोलते हैं ना, एकदम कंजड़ है काजी, 1 रुपया खर्चा नहीं करना चाहता। तो यहां से ये समझ में आएगा, कंजर्वेटिव कंजड़, कंजड़ व्यक्ति, द पर्सन हु डिड नॉट is want to spend any rupee, any money, they are the conservative. So the person who did not want any changes in the society, they comes under the conservative. Okay, any doubt? So now read what conservative were opposed to radicals and liberals. कंजर्वेटिव जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स के सोच को क्या कर रहे थे? अपोज करने का काम कर रहे थे, क्योंकि रेडिकल्स कुछ और चाहते थे, लिबरल्स कुछ और चाहते थे, और कंजर्वेटिव तो था कि भैया हमको कोई चेंजेस नहीं चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम था, इसके वजह से आगे क्या हुआ? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन्ड देयर माइंड टू नीड टू फॉर चेंज। फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के बाद कंजर्वेटिव का दिमाग खुला, बोले कि अच्छा ठीक है कर लो, हल्का फुल्का चेंजेस अगर चाहते हो तो कर लो, कर लो, लेकिन ऐसे ही कर लो, नहीं, you have to take many times, you have to take more times to make changes, आपको बहुत ज्यादा समय लेना पड़ेगा, इन अ स्लो प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत फास्ट चेंजेस, नहीं, चेंजेस करो लेकिन स्लो स्लो प्रोसेस करो। आगे बढ़ते हैं। इन द 18th century conservatives had been generally opposed to the idea of change। 18वीं शताब्दी में कंजर्वेटिव जो थे वो चेंजेस के खिलाफ थे। हम वही बताएं, कंजर्वेटिव द पर्सन हु डिड नॉट वांट एनी चेंजेस। ठीक है भैया, they accepted that some changes were inevitable but believed that the past had to be respected and changes had to be brought about through a slow process। कहता है कि कुछ चेंजेस इनएविटेबल हैं, नहीं हो सकते हैं। इनका मानना था कि कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। उनका मानना था, बिलीव था कि पास्ट में जो भी चीज है उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर पास्ट में मेरे पास जमीन है, हम प्रॉपर्टी ओनर है, तो मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये कंजर्वेटिव्स का मानना था। लेकिन बोले कि चेंजेस करना है तो करो, बट इन अ स्लो प्रोसेस, नॉट इन अ फास्ट वे। You cannot make changes in a fast way. You have to make changes, but in a slow process. These are the things the conservatives want. तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोप के लिए रास्ता खोल दिया। आगे देखेंगे कैसे रसिया के लिए भी रास्ता खोला। तो हर चीज को हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करते चलेंगे। कैसे चेंजेस आने लगा, लिबरल्स क्या चाह रहे थे,
रेडिकल्स क्या चाह रहे थे और कंजर्वेटिव्स क्या चाह रहे थे। तो बच्चों, आज हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले दिन इसी का अगला टॉपिक के साथ हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल चेंजेस कैसे हुआ, सोशल चेंजेस कैसे हुआ। तो हर एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से देखते चलेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।